7 सितंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। 355 फाइटर जेट के साथ किए गए इस हमले में जापान ने 2 घंटे के अंदर ही अमेरिका के 19 नेवी से 188 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। इस हमले में यूएस आर्मी के 2000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। आप और हम अक्सर सुनते हैं कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, लेकिन क्या कारण था इस बम को गिराने के, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक संधि हुई थी और वो एक साथ आ गए थे, जिसे एक्सिस पावर के नाम से भी जाना जाता था। इन तीनों देशों ने मिलकर दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया था। उसने लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया था। सन 1941 तक जापान ने इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चीन के अधिकतर ईस्टर्न एरिया पर कब्जा कर लिया था। चीन के मंचूरिया पर भी जापान का ही शासन था। जापान दिन प्रतिदिन क्रूर और आक्रामक होता जा रहा था। वो लगातार अपनी सीमा विस्तार करने में लगा था। पूरी दुनिया भी इस युद्ध से परेशान हो चुकी थी और शांति चाहती थी। जापान इस समय तकनीक के मामले में बहुत ही एडवांस्ड हुआ करता था। अमेरिका को भी अब लग रहा था इस युद्ध को किसी भी तरह रोका जाए, क्योंकि इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया युद्ध का अखाड़ा बन चुकी थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तबाही को देखकर अमेरिका इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता था। वो इसे दूर से ही हैंडल करना चाहता था। इसलिए उसने जापान पर इकोनॉमिकली प्रेशर बनाया। जापान को उसने बहुत ही मेन रिसोर्सेस कॉपर, आयरन, स्टील एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया। लेकिन जापानीज इस युद्ध से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे और फिर आखिरकार अमेरिका ने जापान को पेट्रोलियम देने से भी मना कर दिया। उस टाइम पे जापान का 80% क्रूड ऑयल अमेरिका से ही जाता था। अमेरिका ने कहा, जब तक तुम एक्सिस पावर से बाहर नहीं हो जाते तब तक हम तुम्हें कोई रिसोर्सेस नहीं देंगे। लेकिन जापान के राजा हिरोहितो ने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन इसका असर जापान पे ये हुआ कि वहाँ पर निजी कार और गाड़ियाँ दौड़ना बंद हो गए। वहाँ के सड़कों पर अब हर तरफ केवल पैदल चलते लोग, साइकिल और रिक्शा ही थे, क्योंकि उस टाइम पे पेट्रोलियम ही एकमात्र सोर्स हुआ करता था ईंधन का। अमेरिका पर अपनी तेल की निर्भरता खत्म करने के लिए जापान ने फिलीपींस पर कब्जा करने का प्लान बनाया, क्योंकि फिलीपींस में पेट्रोलियम सहित बहुत सारे रिसोर्सेस मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि फिलीपींस अमेरिका के कब्जे में था और फिलीपींस पर अटैक करने का मतलब था अमेरिका पे अटैक करना। इसलिए जापान ने सोचा कि अगर हम अमेरिका के एयर बेस और मिलिट्री बेस पर हमला करके पहले ही उसे खत्म कर दें तो वो चाहकर भी हम पर हमला नहीं कर सकता, और उसने ऐसा ही किया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। 355 फाइटर जेट के साथ किए गए इस हमले में जापान ने 2 घंटे के अंदर ही अमेरिका के 19 नेवी से 188 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। इस हमले में यूएस आर्मी के 2000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। ऐसा करने के बाद जापान ने फिलीपींस को अपने कब्जे में ले लिया। इससे अमेरिका आग बबूला हो गया और इसके अगले ही दिन यानी कि 8 सितंबर 1941 को अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड पावर की तरफ से शामिल हो गए और जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब जापान की तरफ से जर्मनी और इटली भी अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं। साल 1943 आते आते इटली ने सरेंडर कर दिया। अब वो युद्ध से बाहर हो चुका था। अब केवल नाजी जर्मनी और जापान इस युद्ध में बच गए थे। लेकिन 30 अप्रैल 1945 के दिन हिटलर को अब सोवियत संघ की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया था। हिटलर जानता था कि अगर सोवियत सैनिकों ने उसे जिंदा पकड़ लिया तो उसे बहुत दर्दनाक मौत देंगे। इसलिए हिटलर ने जमीन से 50 फीट नीचे बंकर में अपनी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। अब जापान के सारे सहयोगी देश इस युद्ध से बाहर हो चुके थे और अब जापान युद्ध में अकेला बच गया था। जापान किसी भी कीमत पर सरेंडर करने को तैयार नहीं था। वहां के राजा हिरोहितो का कहना था जापान अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। इसलिए अमेरिका ने जापान के खिलाफ ऑपरेशन डाउनफॉल शुरू किया और जापान के एक आइलैंड ओकिनावा पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में अमेरिका के 12,000 सैनिक मारे गए और 50,000 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए।
वहीं जापान के 11,000 सैनिक की डेथ हो गई। 1 लाख से ज्यादा लोकल लोग मारे गए। इस युद्ध में ओकिनावा के 25% लोग मारे गए थे। अमेरिका को इस युद्ध में जीत तो हासिल हो गई, लेकिन उसकी कीमत अमेरिका को बहुत ज्यादा चुकानी पड़ी। इसका कारण था वहां की जनता, क्योंकि वो अपने देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। अब अमेरिका समझ चुका था कि इस युद्ध को ऐसे जीतना मुश्किल है, इसलिए अमेरिका अब कुछ और सोचने लगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट की मौत के बाद अब हैरी ट्रूमैन नए प्रेसिडेंट बने, जो कि पहले उपराष्ट्रपति थे। अब सारी जिम्मेदारी इनके कंधे पर आ गई। तभी ट्रूमैन को अमेरिका के सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, यानी कि एटम बम। इस बम को पहली बार 16 जुलाई 1945 को मैक्सिको में परीक्षण किया गया। अब अमेरिका जापान को एक लास्ट चांस देना चाहता था सरेंडर करने के लिए, इसलिए उसने जापान से कहा, अगर अब सरेंडर नहीं किया गया तो इस युद्ध में जापान को बहुत घातक परिणाम भुगतना होगा। अब जापान में बहुत बड़ी तबाही होगी। लेकिन अब भी जापान सरेंडर करने को तैयार ही नहीं था। दिन था 6 अगस्त 1945, समय सुबह 8:15। हिरोशिमा के आसमान में बोइंग V-29 जहाज को उड़ते देखा गया और फिर उस जहाज ने एक छोटी सी काली चीज गिरा दी। लोगों को वो दूर से साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन वो एक एटम बम था जिसका नाम था लिटिल बॉय। इसे जमीन पर गिरने में 43 सेकंड का समय लगा और जैसे ही ये जमीन पर गिरा, उस वक्त इतनी तेज रोशनी हुई कि बहुत सारे लोग अंधे हो गए इस रोशनी की वजह से। इसके बाद इतनी तेज आवाज हुई कि जिसने भी इसे सुना, उन लोगों के कान की चादरें फट गई। फिर 4000 डिग्री सेल्सियस का असहनीय तापमान। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब गर्मियों के मौसम में 40-42 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, तभी हमारे बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, और यहाँ तो 4000 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। यह सब इतनी जल्दी हुई कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर हुआ क्या है। लोग जहाँ खड़े थे उनकी परछाई पत्थरों पर ही जम गई, जो आप आज तक देख सकते हैं। इन सब के कारण टेम्परेचर बहुत ही जल्दी चेंज हो गया, जिसके कारण इतनी तेज धूल भरी हवाएं चलने लगी कि इसमें सब कुछ उड़ने लगा। इस एटम बम के गिरने से पहले तक आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अब आसमान में बहुत बादल घिर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पानी के रूप में ग्रेस गिर रहा है। यह घटना इतनी दर्दनाक थी कि इसके कारण बचे हुए लोगों की खाल तक उतरने लगी। यहाँ के 70% इमारतें अब खंडहर बन चुके थे। चारों तरफ लोग चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन लोगों की मदद करता कौन, क्योंकि इस हमले में 90% हेल्थ वर्कर्स की मौत हो चुकी थी। कुछ टाइम पहले तक जहाँ सामान्य जीवन चल रहा था, वहाँ अब सिर्फ मौत और तबाही के अलावा कुछ नहीं था। इस अटैक में लगभग 20,000 जापानीज सोल्जर और 80,000 लोकल लोग मारे गए थे। जापानीज सरकार को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसी भी कोई चीज होती है, लेकिन इस बम के गिरने के बाद भी सरकार बिल्कुल झुकने को तैयार ही नहीं थी। ऐसा लगता था कि उन्हें अपनी जनता की कोई फिक्र नहीं है। अमेरिका ने जब देखा कि जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं है, तो इसके जवाब में 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को अमेरिका ने एक और न्यूक्लियर बम नागासाकी पर गिराया, और इस बार का एटम बम पहले की तुलना में ज्यादा ताकतवर था। इस एटम बम का नाम फैट मैन था, लेकिन इस बार परमाणु बम को एक घाटी में गिराया गया, जिसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, इसलिए ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद इसका असर कम हुआ। इस अटैक में टोटल 40,000 लोग मारे गए। अब जापान के समझ में आ चुका था कि जब तक हम आत्मसमर्पण नहीं कर देते, तब तक अमेरिका ऐसे ही न्यूक्लियर बम्स गिराता रहेगा और पूरे जापान को खत्म कर देगा। इसलिए 15 अगस्त 1945 को जापान के राजा हिरोहितो ने बिना किसी शर्त के अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि अमेरिका के पास केवल 2 ही परमाणु बम यूज करने के लिए रेडी थे, जो कि अमेरिका पहले ही यूज कर चुका था। बाकी के न्यूक्लियर वेपन्स पर काम चल रहा था। जापान के सामने अमेरिका ने शर्त रखी कि जापान कभी भी अपनी सेना नहीं रखेगा, उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी अमेरिका की होगी। तब से लेकर आज तक जापान के पास कोई आर्मी नहीं है, लेकिन वो अपने अंदरूनी मामले को निपटाने के लिए एक छोटी सी सेना रखता है। वहां के राजा की सारी ताकत छीन ली गई
जापान में आज भी सम्राट होते हैं, लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं है। इसके 7 साल बाद जापान में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक और कमेंट करिए। ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड नॉलेज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करिए।